में एक गांव है बिलवाडी। तो ये बिलवाडी गोपालगंज की कहानी है। गांव में जैसे आमतौर पे बच्चे होते हैं, सभी एक दूसरे के साथ मिलते हैं, खेलते कूदते हैं। तो इसी गांव में कुछ बच्चे थे जो साथ क्रिकेट खेला करते थे, साथ नदी में नहाने के लिए जाया करते थे। 15 साल का एक बच्चा था रोहित अपने 4 दोस्तों के साथ 28 मार्च की दोपहर 2 से 3 के करीब घर से निकलता है। आमतौर पे ये लोग क्रिकेट खेला करते थे या फिर नहाने जाया करते थे। 28 मार्च को भी ये दोनों नहाने के लिए जाते हैं और जिस नदी में ये नहाने जाते हैं वहाँ नहाने के दौरान थोड़ी देर के बाद 4 बच्चे तो किनारे आ जाते हैं। रोहित नदी से बाहर नहीं निकलता, रोहित गायब। अब ये बच्चे चश्मदीद हैं उस इकलौते रोहित के गायब होने की जो उनका दोस्त है। लेकिन रोहित के गायब होने का जब उन्हें एहसास हुआ तो इन बच्चों के हिसाब से वो बुरी तरह से डर गए और सहम गए कि पता नहीं घर वाले गांव वाले क्या कहेंगे, पीटेंगे, मारेंगे। ऐसा अक्सर होता है बच्चों में, ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है। उन्हें लगा एक तो वो घर से बाहर निकल कर आए हैं, ऊपर से नदी में नहा रहे हैं, माँ बाप मना करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर उनके जहन में बैठ गई और उन्हें लगा कि रोहित निकला नहीं है, हो सकता है डूब गया हो, मर गया हो, और अगर जाकर बताएंगे तो फिर हमारी पिटाई होगी, हमें डांट खाने को मिलेगी। तो इन चारों बच्चों ने कुछ बताया नहीं और ये फैसला कर लिया आपस में कि हम लोग रोहित का सच नहीं बताएंगे। इसके बाद ये घर चले जाते हैं। शाम होती है, रोहित घर नहीं लौटता। रोहित के माँ बाप को चिंता होती है, वो पूछते हैं, कोई पता नहीं चलता। इसी के बाद इनमें से फिर एक दोस्त से पूछते हैं कि रोहित तुम हम लोगों के साथ गया था, वो कहाँ है? तो वो झूठ बोलता है, कहता है कि साथ तो गए थे लेकिन रोहित हमसे पहले ही वहाँ से वापस निकल आया था, तो उसके बाद हमें पता नहीं, हम बाद में आए। तो घर वालों को लगता है पता नहीं कहाँ चला गया, इधर उधर और ढूंढते हैं, रात बीत जाती है। अगले दिन जो बाकी के और 2-3 बच्चे हैं उनसे भी पूछताछ होती है। वो भी ये कहते हैं कि हम पहले निकल गए थे, रोहित पहले निकल गया था, हम लोग बाद में आए। अब घर वाले परेशान हैं, रोहित को ढूंढ रहे हैं, रोहित का पता नहीं चल रहा। जो आखिरी 4 विटनेस हैं वो कह रहे हैं कि वो उससे पहले निकल गया था। लेकिन जब बाद में जब थोड़े पूरा गांव एक तरह से एकजुट हो जाता है कि रोहित कहाँ गया, तलाश हो रही है। गांव में आमतौर पे लोग एक दूसरे को जानते हैं, शहर जैसे माहौल नहीं है वहाँ पे। कौन किस घर में कितना परिवार रहता है, किसका क्या नाम है, कौन क्या काम करता है। तो आज भी ये चीज़ें गांव में हैं। तो अब सब रोहित को ढूंढ रहे हैं। तभी इन 4 दोस्तों में जिनमें से जिनके साथ रोहित गया था, एक दोस्त अचानक डर के घबरा कर या किसी और वजह से कि तुम सब साथ थे, वो अकेला नहीं लौटा, कुछ छुपा रहे हो, तो वो घबरा जाता है। उसे ये भी लगता है कि मैं अगर नहीं बोलूँ बाकी 3 बच्चे जो है वो सच बोल दें। तो वो फिर बताता है कि हम लोग रोहित के साथ गए थे और रोहित नदी में डूब गया और डूब के मर गया। ये बात सुनते ही माँ बाप के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, बाकी गांव वाले सुनते हैं। उसके बाद बाकी के 3 और बच्चे जो थे फिर उनको बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है। चूँकि एक बच्चे ने ऑलरेडी कबूल कर लिया कि रोहित नदी में कूदा था, उसके बाद बाहर ही नहीं निकला, तो उन तीनों के पास भी कोई चारा नहीं था। वो भी ये कहते हैं कि रोहित नदी में डूब कर मर गया। अब उन 4 बच्चों को लेकर गाँव वाले और लड़के के माँ बाप रोहित के उस नदी के पास पहुँचते हैं। नदी में कुछ लोग उतरते हैं और थोड़ी देर की मशक्क़त के बाद नदी से रोहित की लाश निकल आती है। लाश आने के बाद सामने अब यह तय हो गया कि रोहित मर चुका है। लेकिन जिस तरीके से 24 घंटे में 4 बच्चों ने अपने बयान बदले, पहले कहा कि वो पहले जा चुका, फिर कहा कि वो डूब के मर गया, उससे शक और सवाल मन में आए और रोहित के माँ बाप ने पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखा दी और कहा कि उनके बच्चे का कत्ल हुआ है, इसलिए मामले की जाँच होनी चाहिए। अब यहाँ मरने वाला और बाकी के 4 जो इस मामले में एक तरह से आरोपी हैं, वो सभी नाबालिग। पुलिस मामला दर्ज करती है, तफ्तीश शुरू करती है। महीना बीत जाता है। 28 मार्च के बाद अप्रैल आता है और ये मई का महीना भी शुरू हो जाता है। इस बीच में अचानक कुछ वहाँ लोकल मीडिया और सोशल मीडिया पे एक खबर आती है। खबर ये कि इस बिलवाडी गोपालगंज में जिस रोहित नाम के बच्चे की पानी में डूबने से मौत हुई थी, असल में वो कोई हादसा नहीं था, वो एक कत्ल था। और इस कत्ल के पीछे उस गाँव के रहने वाले कुछ मुसलमान हैं। और दूसरी चीज़ बताई गई कि उस गांव में एक मस्जिद बनाई जा रही थी और उस मस्जिद की बुनियाद को मजबूत करने के लिए ये कहा गया किसी मौलाना ने कि किसी लड़के की बलि दे दोगे तो मस्जिद की बुनियाद मजबूत होगी। तो मस्जिद बनाने के लिए रोहित की बलि दे दी गई। अब यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक मस्जिद और दूसरा रोहित। आजकल नाम में लोग मज़हब और धर्म ढूंढ लेते हैं, इसलिए आप ये समझ लीजिए कि जैसे ही रोहित का नाम आया, हिंदू और उधर मस्जिद मुस्लिम और ऊपर से बलि, सोशल मीडिया पे किसी ने डाला और उसके बाद ये वायरल हो गया।
अब जैसी ये चीज़ें आई, बिहार सरकार पुलिस को भी पता चली, उनके भी फिर हाथ पैर फूल गए, क्योंकि ये मामला अब संवेदनशील हो चुका था। एक आम मौत का मामला नहीं था, बल्कि अब इसको धार्मिक रंग दे दिया गया था। और मस्जिद के नाम पे बलि की बात थी, तो उस गांव में और उस गांव के आसपास कुछ भी हो सकता था। जैसी ये चीज़ें खबर आई, पता चली, इसके बाद इत्तेफाक से अगला कदम ये होता है कि रोहित के माँ बाप उस गांव जहाँ पे रहते थे उसको छोड़कर निकल जाते हैं, और वो कहते हैं कि उस गांव के कुछ मुसलमानों ने उन्हें डराया धमकाया, और इसलिए जान बचाने के लिए वो निकल कर आ गए। अब ये दूसरी चीज़, पटना तक ये खबर पहुँचती है, मामला संगीन हो चुका है, क्योंकि कभी भी कुछ हो सकता है। हमारे देश में सबसे आसान काम है हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़वाना। तब एक काम 15 साल के बच्चे की मौत का मामला धार्मिक रंग ले चुका था। इसी के बाद पहली बार पुलिस भी अब तक 1.5 महीने से तफ्तीश कर रही है, लेकिन न रोहित के घर वालों को, न गांव वालों को, न खुद अपने डिपार्टमेंट को वो कन्विंस कर पा रही है कि इस मामले में है क्या, सच्चाई क्या है, रोहित की मौत कैसे हुई, हादसा है, कत्ल है, साजिश है, क्या है। तो ये सारी चीज़ें थी। इधर ये मस्जिद और बलि की बात सामने आ गई। तब बिहार पुलिस के डीजीपी खुद ये फैसला करते हैं कि इस मामले की जांच करेंगे, और इस मामले की जांच करने के लिए वो पटना से करीब 150 किलोमीटर के आसपास की शायद दूरी है, गोपालगंज पहुंच जाते हैं। तो ये पहली बार है कि एक स्टेट पुलिस का हेड एक आम मौत के मामले की जांच करने के लिए खुद मैदान में उतरता है। और न सिर्फ वो जांच करने के लिए मैदान में उतरते हैं, बल्कि कोशिश करते हैं कि हर चीज़ वो जांच कर रहे हैं, जो पूछताछ कर रहे हैं, जो इंट्रोगेशन है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो सारी चीज़ें कैमरे पर हो, और बाकायदा कैमरे पे होता है। शुरुआत होती है उस गांव में जाकर। उस गांव में जाने के बाद वो सबसे पहले रोहित के माँ बाप से मिलते हैं, पूछते हैं क्या हुआ था, 28 मार्च की कहानी क्या थी। वो सारी कहानी बताते हैं। उन्हीं 4 बच्चों का नाम आता है जिनके साथ रोहित गया। पता चलता है कि ये बच्चे पहले भी जा चुके थे, दोस्ती थी। बाप से रोहित के बात करते हैं, वो भी बताता है कि कोई इन बच्चों से कभी दुश्मनी नहीं रही। लेकिन रोहित के नाना से जब पूछताछ करते हैं डीजीपी, तब नाना ये कहते हैं कि एक मौलाना था जो अक्सर रोहित के ऊपर पानी छिड़का करता था। वो एक तरह से जादू टोना या टोटका की बातें आ गई। तो यहाँ पे एक नई चीज़ आई। लेकिन इन तीनों से पूछताछ के दौरान ये पता चला कि रोहित और ये 4 बच्चे पहले भी कई बार जाते थे, खेलते थे, और इनके बीच में कभी कोई दुश्मनी, मारपीट, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ था। अब इसके बाद पुलिस उन 4 बच्चों से पूछताछ करती है, अलग अलग। 4 माइनर हैं, लेकिन उनसे पूछताछ होती है, और अलग अलग तरीके से एक एक को अलग अलग करके। जब 4 से पूछताछ होती है तो एक चीज़ जो थी, कहानी, वो 4 के मुंह से एक ही तरह से निकली, और वो ये कि वो 4 नदी पर गए, उन्होंने छलांग लगाई, ये किनारे में तैर रहे थे। रोहित ने थोड़ी सी लंबी छलांग लगाई और वो आगे की तरफ चला गया, और आगे जहाँ पे वो डूबा, शुरुआत में करीब 4 फीट तक की गहराई थी, आगे जाकर वो 12 फीट तक की थी, क्योंकि जेपी मशीन से वहाँ पे कुछ खुदाई भी हुई थी। बाद में वो नदी का पानी वहाँ आ गया। तो ये सारे बच्चे बताते हैं कि वो आगे था और गहराई ज़्यादा थी, इसलिए वो डूब गए। लेकिन इन बच्चों से पूछताछ में एक नई चीज़ पता चलती है। वो ये, उन्होंने कहा कि वो इससे पहले भी गए थे नहाने के लिए, लेकिन वो दूसरी नदी में जाते थे। ये पहली बार था 28 मार्च को जब ये 5 बच्चे उस नदी में गए जिस नदी में ये हादसा हुआ, और इसलिए उन्हें गहराई का उनमें से किसी को अंदाज़ा नहीं था। बट सभी 4 बच्चों का बयान यही था कि वो आगे तक चला गया और वो डूब गया। और उसके बाद जब वो आधे घंटे तक नहीं निकला, ये लोग वहीं रुके, तो ये डर गए, घबरा गए, और उन्होंने तय किया कि ये किसी को बताएंगे नहीं, और घर चले गए। और इसलिए उस रात कुछ बताया नहीं, और ये भी तय कर लिया था कि ये बताएंगे कि रोहित हमसे पहले निकल चुका था। बच्चों से पूछताछ करने के बाद अब जो डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी हैं, ये तय करते हैं कि इस नदी के बारे में भी छानबीन होनी चाहिए। उसके बाद वो उस नदी पे जाते हैं। अभी तक वो वर्दी में दिखाई देते हैं, पर नदी में आप वर्दी के साथ उतर नहीं सकते, गहराई भी है। तो वो एक गोताखोर या एक तैराक की तरह नदी में उतरते हैं और नदी की गहराई को नापते हैं, किनारे से लेकर आगे तक। आखिरी जो वो नापते हैं, उनका ये कहना था कि उनका शरीर जो है जितना इस वक्त है उतना ही शायद नीचे और भी गहरा है, तो करीब 12 फीट की गहराई है। डीजीपी नदी में उतरकर नदी की गहराई नापकर, और ये तब वो किनारे आकर उन्हें लगता है कि हाँ, इस गहराई में 14-15 साल का बच्चा जो अच्छा तैराक ना हो वो डूब सकता है। तो इन 4 बच्चों के जो बयान थे वो थोड़ा बहुत सच लग रहे थे। लेकिन अब भी ये था कि 2 चीज़ें थी, डूबा या डुबाया गया। इसके बाद अब गुप्तेश्वर पांडे जी जो पुलिस महानिदेशक, वो पहुंचते हैं
वहाँ के सरकारी हॉस्पिटल के उस डॉक्टर के पास इस डॉक्टर ने रोहित का पोस्टमार्टम किया था। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने से पूरी जब ग्रिल की डीजीपी साहब ने, तो उन्होंने 2-3 पॉइंट बताए जो इस पूरी केस पे बड़ी ख़ास रोशनी डाल रहे थे। पहली चीज़ ये बताई कि जब रोहित को हॉस्पिटल लाया गया था पोस्टमार्टम के लिए, उसके नाक और मुंह से थोड़े से खून, ब्लड के निशान थे जो निकले थे और वो सूख गए थे, जबकि उसकी सांस की नली में कीचड़ भरा हुआ था जिससे हम सांस लेते हैं, और पानी की वजह से, अंदर जाने की वजह से सांस की नली के ज़रिए उसका फेफड़ा जो है वो फूल गया था और स्पॉन्जी हो गया था और उसमें से बुलबुले निकल रहे थे। अब 3 चीज़ें यहाँ पे डॉक्टर, एक कि नाक और मुंह से ब्लड निकला, थोड़े से निशान थे, 2 सांस की नली में कीचड़ भरा हुआ था, 3 फेफड़ा फूल गया था, स्पॉन्जी जैसा हो गया था और उसमें से बुलबुले निकल रहे थे। अब इसका किसी मौत के नतीजे पे पहुंचने से इन बातों का क्या मतलब? आम लफ्ज़ों में, आम ज़ुबान में कहें तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों चीज़ ये बता रही है कि रोहित की जब मौत हुई तब वो पानी के अंदर था। अगर उसकी मौत पहले होती पानी के बाहर और उसको मुर्दा करने के बाद कोई पानी के अंदर डालता तो ये चीज़ें ना होती, ना उसका फेफड़ा फूलता, ना उसके सांस की नली में कीचड़ होता, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि सांस की नली के अंदर कीचड़ का होना, फेफड़े के अंदर पानी का होना और स्पॉन्जी जैसा हो जाना, ये इस बात की गवाही दे रहा था कि वो पानी के अंदर था और पानी के अंदर डूबने से ही उसकी मौत हुई है। मतलब वो जब तक पानी के अंदर था वो जिंदा था और उसके बाद पानी में ही उसकी मौत हो गई। तो ये वाली चीज़ अब साइड में हो गई कि किसी ने उसको पहले मारा और फिर नदी में फेंका हो। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये क्लियर हो गया। जहाँ तक नाक और मुंह से खून की बात थी तो डॉक्टरों का ये कहना था कि एक तो ये जो चोट थी, इस चोट से जान नहीं जा सकती थी, लेकिन ये चोट आई कहाँ से? कोई मार पीट भी सकता था। तो वो चोट इस तरीके का था कि वो मारपीट से भी नहीं आ सकती थी, बल्कि इस चोट की वजह जो थी वो जब वो पानी में गया तो शायद उसने छलांग मारी और पानी के अंदर उसको कहीं चोट लगी, तो इसलिए उस चोट के निशान थे। डॉक्टर से भी अब बात हो गई। अब डीजीपी साहब को लगा कि फैमिली से बात हो गई, बच्चों से बात हो गई, डॉक्टर से बात हो गई, कुछ ऐसे लोगों से बात करनी चाहिए जो शायद इस केस पे रोशनी डाल सके या जिन्हें कुछ मालूम हो। इस सिलसिले में गाँव के जो बुज़ुर्ग लोग थे, मुअज़्ज़िज़ लोग थे, जो जर्नलिस्ट थे लोकल वहाँ के, उनसे पूछताछ हुई तो पता चला कि पहले 1-1.5-1.25 महीने तक तो कोई मामला ही नहीं था ये मस्जिद और बड़ी सारी चीज़ों का। ये अचानक किसी सोशल मीडिया पे आया और किसी ने इसको वायरल कर दिया और धीरे धीरे इसको धार्मिक रंग दे दिया गया। पुलिस से पता चला कि इस गांव में रोहित के जो घर वाले, बाद में उनको कहा गया कि इस गांव से वो डर के मारे निकल गए थे, तो वो भी बात गलत निकली। पता चला कि इस पूरे गांव में 85% हिंदू की आबादी है, 15% सिर्फ मुस्लिम की पॉपुलेशन है। और कभी किसी ने नहीं कहा, खुद घर वालों ने भी बाद में एक्सेप्ट किया डीजीपी के सामने। और बली वाली बात सिरे से खारिज हो गई, क्योंकि जिस दिन से पूछा गया कहाँ से इसका सोर्स, ओरिजिन क्या था, तो वो पता चला ही नहीं। और दूसरी बात, जो मौलानाओं से फिर कुछ बात की तो पता चला कि मस्जिद और बली का कोई रिवाज ही नहीं है। तो अब ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन अब सवाल ये था कि फिर रोहित की मौत क्या वाकई सिर्फ हादसा थी? अब डीजीपी साहब ने मोटिव यानी कि मकसद ढूंढना शुरू किया इन चारों बच्चों और रोहित के बीच के रिश्तों को लेकर। तो जब उसको खंगाला तो पता चला कि इनमें कभी एक आम जो बच्चे होते हैं, एक साथ जो हम उम्र होते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, छोटी मोटी चीज़ें तो होती हैं, एक दूसरे को गाली भी दे देते हैं, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के फिर चलते भी हैं, कोई पहले बैटिंग करने के लिए या बॉलिंग करने के लिए लड़ता है, ये सब हम लोग भी कर चुके हैं बचपन में। लेकिन कोई ऐसी वजह नहीं थी जिससे वो चारों बच्चे मिलकर रोहित को मार सके। तो सारी चीज़ों के बाद नतीजा फिर ये निकला इस जांच का कि 5 दोस्त गए थे नदी में वहाँ नहाने के लिए। 4 इत्तेफाक से किनारे नहा रहे थे, पहली बार उस नदी में उतरे थे, गहराई का अंदाज़ा नहीं था। रोहित थोड़ा सा छलांग मारकर आगे चला गया और वो उस 12 फीट वाली जगह पे पहुंच गया और इस हादसे की वजह से उसकी मौत हो गई। इस हादसे को सिर्फ हादसा ही कहा जा सकता, कत्ल नहीं। लेकिन ये डीजीपी साहब की अपनी तफ्तीश थी, इस तफ्तीश को कानूनी जामा अभी नहीं पहनाया गया है। पुलिस अपने तरफ से मामले की जांच कर रही है, लेकिन ये जो पूरी तफ्तीश थी ये कहीं ना कहीं उस केस की या उस तफ्तीश के ऊपर असर डालेगी और बहुत जल्द इस पूरे मामले की जांच की जो कहानी है, मुझे लगता है कि वो कोर्ट के सामने रखा जाएगा और ये कहानी यही होगी कि एक हादसा था। कहानी की शुरुआत होती है 18 नवंबर 2012 को, 18 नवंबर 2012, और इस कहानी की जो ज़मीन है वो है मैक्सिको के
एल सल्वाडोर में रहने वाला एक मछुआरा जिसका नाम है जोस सल्वाडोर अल्वोरंगा। तो जोस सल्वाडोर 15 साल से मछली पकड़ने का काम करता है, उसके अपने दूसरों के लिए मछली पकड़ता है, उसका मालिक है। बस उसका काम यह है कि मालिक के नाव को लेकर वो समंदर में जाना और 2-2, 3-3 दिन तक समंदर में रहना और जितनी मछली पकड़ सके वो लेकर आना और फिर उन मछलियों को बेचा जाता था और जो इसकी फ़ीस या इसकी जो तनख्वाह थी वो जोस सल्वाडोर को मिलती थी। तो 15 साल का तजुर्बा था समंदर में मछली पकड़ने का जोस सल्वाडोर को, और उसी तजुर्बे के बिना पर एक बार और वो मछली पकड़ने के लिए समंदर की लहरों में उतरता है। उसको अपने एक दोस्त के साथ लेकर जाना था जो पहले से तय था, जो हमेशा उसके साथ जाया करता था। लेकिन ऐन वक्त पर उस दोस्त ने कुछ मजबूरियां थी, साथ जाने से मना कर दिया। उसने कहा अभी टाल दो, कुछ दिन बाद चलेंगे। लेकिन जोस सल्वाडोर को जाना था, पैसों की ज़रूरत थी, घर चलाना था। उसने कहा नहीं, अभी जाना ज़रूरी है पैसे कमाने, क्योंकि जितनी मछली वो पकड़ कर लाकर अपने सेठ को देता था उसके हिसाब से उसे पैसे मिलते थे। तो जोस सल्वाडोर ने अपने उस दोस्त को छोड़ा और एक 20 साल का लड़का जो नया नया मछुआरा बनने की ट्रेनिंग ले रहा था, समंदर में उतरता था। जोस सल्वाडोर ने उस लड़के से बात की और वो तैयार हो गया। उससे जो भी उसकी फ़ीस थी कि 2-3 दिन समंदर में रहेंगे, उसके बाद वो पैसे देंगे, वो उसके साथ उसको लेकर चल पड़ा। उस 20 साल के लड़के का नाम था कोर्डोबा। अब जोस सल्वाडोर और कोर्डोबा ये दोनों एक नाव में, जो इनके मालिक का नाव था, उसमें बैठते हैं। और ये जो नाव थी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नहीं, 23 फुट लंबी नाव थी, नौका। और इस नाव की ख़ास बात ये थी कि इस नाव में कोई ऐसा, मतलब जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जहाज़ जिसमें पर्दे टंगे होते हैं, दूर से दिख जाता है पानी का जहाज़ चलाना, ये बिल्कुल फ्लैट और प्लेन था। मतलब इसके ऊपर ना कोई बांस था, ना कोई तंबू, ना कोई शेड सूरज से और इससे छुपने के लिए, बचने के लिए, कुछ भी नहीं। नाव एकदम सपाट, अगर समंदर की लहरों में उतर जाए और दूर से अगर कोई जहाज़ भी गुजरे तो इस नाव दिखाई भी ना दे, क्योंकि वो पानी के बिल्कुल लहरों के साथ है। और ऊपर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे नाव की तस्वीर आप देख सकें और लगे दूर से कि अरे वो नाव चला रहा है। जो बड़े बड़े झंडे या बाकी चीज़ें होती, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। तो जोस सल्वाडोर और कोर्डोबा दोनों 18 नवंबर 2012 को इस छोटी सी नौका पे, जो 23 फुट लंबी थी, मछली पकड़ने के लिए समंदर में उतर जाते हैं। इस बोट में जो उन्होंने साथ में सामान रखा था, क्योंकि समंदर में जाते हैं तो कुछ खाने पीने की चीज़ भी रखते हैं, बाकी चीज़ें मछली पकड़नी है उसके लिए भी जगह। तो जो नौका पे जो चीज़ें रखी हुई थी वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या थी। 16 गैलन पानी रखा था, 70 गैलन गैसोलीन थी। इसके अलावा 700 हुक्स थे अलग अलग मछलियाँ पकड़ने के लिए। 3 चाकू थे बड़े बड़े। एक मोबाइल फ़ोन था जो प्लास्टिक बैग में रैप करके रखा था ताकि वो नमी उसको ख़राब ना हो जाए। एक जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस था, लेकिन यह वाटरप्रूफ नहीं था। इसके अलावा एक 2-वे रेडियो था जो ये अपने सेठ से बात कर सकता था समंदर में। तो जो भी मछुआरे जाते हैं कांटेक्ट के लिए, संपर्क बना रहे उसके लिए, तो 2-वे रेडियो, ये बैटरी। लेकिन ये भी जो बैटरी थी, 2-वे रेडियो जो था, ये 50% चार्ज था सिर्फ, क्योंकि 15 साल में जो न जाने कितनी बार गया और वो फिक्स होता था कि इतने जाना है और 1 या 2 दिन में लौटना है या 3 दिन में लौटना। उन 3 दिन के हिसाब से सारी तैयारी करके जाया करता था। तो ये सारी चीज़ें लेकर ये वहाँ से पहुँचता, और साथ में करीब 90 केजी आइस, बर्फ़ भी रखा था बोट में, ताकि जो मछलियों को पकड़ें तो मछली ख़राब ना हो। अगर 2 दिन है तो उसको पकड़ के बर्फ़ में भी रख सकते हैं। तो ये सारा सामान के साथ जोस और कोर्डोबा मैक्सिको के एल सल्वाडोर कोस्टल एरिया से इस 23 फुट छोटी नौका पे मछली पकड़ने निकल जाते हैं। पहला दिन गुजरता है, काफ़ी अच्छी खासी सही टाइम रहा मछली पकड़ने का। इन्होंने मछली पकड़ी, अच्छे से पकड़ी। इसके बाद दूसरा दिन आता है। दूसरे दिन भी इन्होंने ठीक ठाक मछली पकड़ी। अब तक करीब 500 वज़न के किलो मछलियाँ पकड़ चुके थे दोनों। 2 दिन के बाद अब इन्हें लौटना था। तट से, किनारे से करीब 50 मील दूर समंदर में थे ये दोनों मछली पकड़ने के लिए। 50 मील दूर, 2 दिन ख़त्म। 20 नवंबर 2012 को वापसी थी इनकी। अभी भी ये किनारे से 50 मील दूर थे। अचानक समंदर में तूफान आ जाता है। तूफान काफ़ी तेज़, लहरें बहुत ऊंची ऊंची। उस तूफान और लहरों में जोस सल्वाडोर की जो नाव है, नौका है, वो फंस जाती है।
थपेड़े समंदर के उस नाव को उसके रूट से अलग कर देते हैं। जिधर जाना था, जो रास्ता था, एक तरह से उससे भटका देते हैं। थोड़ी देर के बाद चूँकि थपेड़े इतने ज़्यादा और लहरें इतनी तेज़ थीं कि नौका को किधर जाना है, डायरेक्शन चेंज हो चुका है, रास्ता पलट चुका है, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में आप सिर्फ एक जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम के ज़रिए आप पता कर सकते हैं। और जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम उस वक्त बंद हो चुका है क्योंकि 2 दिन बीत चुके थे और वो अब काम नहीं कर रहा था। बचा इकलौता रेडियो जो 50% चार्ज था। अब दूसरा दिन था। अपने सेठ को फ़ोन किया। जोश ने कुछ देर के बाद जब थोड़ा सा समंदर की तूफान शांत हुआ और उसने बताया कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, तो उसने कहा कि तुम जीपीएस से पता करो। उसने कहा जीपीएस काम नहीं कर रहा है। तो उसने कहा देखो आसपास में कुछ दूसरा कोई जहाज़ या कुछ और दिखाई दे। उसने कहा यहाँ दूर दूर तक कोई जहाज़ नहीं दिखाई दे रहा। और इतने में बात करते करते अचानक रेडियो भी बंद हो जाता है, बैटरी थी नहीं। अब एक तरह से दुनिया से संपर्क टूट गया जोस सेल्वाडोर का। ये और कोर्डोबा अब दोनों नाव में, और उन्हें ये भी पता नहीं कि वो किस तरफ हैं, किस रास्ते पर हैं। कुछ देर के बाद फिर तूफान आता है। तूफान के थपेड़े फिर तेज थे, फिर दोनों भटकते हैं और इसके बाद धीरे धीरे करके ये पूरा रास्ता भटक जाते हैं। अब इन्हें कुछ पता नहीं कि ये कहाँ है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, रात होती है, फिर दिन होता है और इन्हें कुछ मालूम नहीं कि ये कहाँ जा रहे हैं। बट अभी भी खाने पीने का सामान था। लेकिन इसी बीच में चौथे दिन एक बार फिर तूफान आता है, फिर जान खतरे में थी। अब इन्हें लगा कि ये नाव जो है, ये चूँकि एक तो छोटी नाव है, ये डूब सकती है। इसमें वज़न भी ज़्यादा है, 500 किलो तो मछली रखा हुआ है, बाकी आइस, पानी, गैसोलीन। तो जान बचाने के लिए अब ये कि जिस चीज़ के लिए आए थे उसी चीज़ से पहले पीछा छुड़ाना था अपना। जो 500 किलो मछली थी वो उसको नाव से उठाकर इन्होंने समंदर में फेंक दिया। हालांकि उसमें एक रिस्क था, बीच समंदर में है और बीच समंदर में शार्क मछलियों का बहुत खतरा होता है। और शार्क को अगर आप वहाँ पे मछलियाँ कहीं से आपको मिलती हैं, फेंकते हैं आप, तो फिर उन मछलियों को टोह लेते हुए वो जहाँ से मछली फेंकेगी उसके करीब आ सकती है, मतलब नौका तक। और वहाँ तक आए तो फिर इन दोनों की भी जान खतरे में थी। लेकिन जान बचानी थी, इसलिए बोट का वज़न हल्का करना था। पहले मछली फेंकी, फिर पानी फेंका, गैसोलीन फेंका, धीरे धीरे करके जो ज़रूरी चीज़ें थी थोड़ा बहुत रखा, पानी वानी, और बाकी सब फेंक दिया। क्योंकि उम्मीद थी कि ये तूफ़ान थमेगा, इसके बाद रास्ता मिलेगा, लौट आएंगे किनारे तक। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तूफ़ान ने कश्ती का रुख इस तरह से मोड़ दिया कि उन्हें मालूम ही नहीं कि उनका रूट क्या है। अब वक्त बीतता जाता है, धीरे धीरे दिन रात बदलते जाते हैं, किसी से संपर्क नहीं हो रहा है। पानी जो है वो भी ख़त्म हो रहा है, जो खाना था वो भी लगभग ख़त्म हो रहा है। करते करते हफ्ता 10-15 दिन बीत गया। अब राशन भी ख़त्म, पीने का पानी भी ख़त्म, जो खाना था वो भी ख़त्म। अब जिंदा कैसे रहें? तो जो नाव के पास से जो पक्षी परिंदे गुजरते या आकर बैठते वहाँ तक, तब तक वो तो उन्होंने पकड़ पकड़ के खाए। समंदर से मेंढक पकड़ कर खाए या जो भी समुद्री उस तरह के जानवर थे, उन्हीं के ऊपर ये जिंदा रहते। समंदर का पानी शुरू में अपनी प्यास बुझाने या बचने के लिए उन्होंने हलक के नीचे तो उतारा, लेकिन समुद्री पानी पिया नहीं जा सकता है। गले में एक तरह से खराश और गले में सारी चीज़ें होंगी कि गले के अब नीचे एक तो जो मेंढक से लेके बाकी चीज़ें खा रहे हैं उसको बनाने का या पकाने का कोई इंतज़ाम नहीं, तो वो भी कच्चा गले के नीचे उतारना है। पानी है नहीं, समंदर का आप नमकीन पानी पी नहीं सकते, उससे भी अब गले के नीचे नहीं उतर रहा है। कोई मदद के लिए सामने नहीं दिख रहा है। बट इसी तरीके से ज़िंदगी कट रही है। अभी थोड़ा वक्त बीतता है। इस दौरान में दूर दूर कई बड़े जहाज़ दिखाई देते हैं। इन दोनों को तो वो जहाज़ दिखाई देते हैं, लेकिन उस जहाज़ पे बैठे हुए शख्स को इन दोनों का नाव दिखाई नहीं देता। जब मैंने आपको शुरू में कहा कि इस पर कोई एंकर नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई तंबू नहीं, और ये पानी समंदर में बिल्कुल लगता है कि एकदम समंदर के साथ ही नौका चल रहा है। छोटा सा नाव, 23 फुट का। जितना चिल्ला सकते थे उस हालत में भी दोनों चीख के मदद मांगते, लेकिन सामने वाला दिखाई नहीं देता। करीब ऐसे 40 से 50 जहाज़ मिले दूर दूर से, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं सुनी, किसी की नज़र नहीं पड़ी। धीरे धीरे वक्त बीता, करीब 20-25 दिन गुजर गए। जोस सेल्वाडोर, उस वक्त उसकी उम्र करीब 37 साल थी, 37 ईयर। कोर्डोबा की उम्र 20 साल थी। ऐसे हालात में कोर्डोबा की हिम्मत टूटती जा रही थी। अब उससे खाना नहीं खाया जा रहा था, समंदर का पानी नहीं पिया जा रहा था,
आखिर में जोस सल्वाडोर ने फिर ये कहा कि प्यास ज़रूरी है बुझानी। इन लोगों ने तरीका निकाला और जोस ने बल्कि कोर्डोबा उसके लिए तैयार नहीं था, पर समंदर का पानी जब पिया नहीं गया तो इन्होंने जो यूरिन पास करते थे अपना पेशाब वो जमा करके पीना शुरू किया और उस तरीके से प्यास बुझाई। जब मछुआरे का काम शुरू किया था जोस ने, तब उसे एक एक बेसिक चीज़ें बताई गई थी कि अगर समंदर में फंस जाओ, कि ये ऐसे हालात हो जाए तो क्या क्या कर सकते हो। तो उसमें एक ट्रेनिंग में पार्ट ये भी था। तो ये अपना पेशाब पी पी कर ये लोग जिंदा रहे। 30 दिन बीत गए, करीब 1 महीना। 1 महीने के बाद अब गले के नीचे चूँकि कच्चा खाना, पेशाब पीना, वो कोर्डोबा से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसकी हालत बिगड़ती गई, वो लगभग निढाल बेहोश होता गया। लेकिन जोस उसको हमेशा हौसला देता कि हम पहुँचेंगे, हम फिर पहुँचेंगे अपने घर पे। बट उसको लगता नहीं था कि अब पहुँचेंगे कोर्डोबा को। तो एक दिन उसने कहा कि अगर मैं मर जाऊँ तो तुम सिर्फ मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, मेरी माँ के पास जाना और मेरी माँ से कहना कि मैं उससे नाराज़ था, अब नहीं हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली है, तो उस शादी से मुझे गुस्सा था, बट तुम बता देना। जोस उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम पहुँच गए और मैं मर गया तो तुम एक काम करना, तुम मेरी माँ के पास जाना और कहना कि मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो इन दोनों ने एक दूसरे से वादा लिया था कि जो भी बचेगा वो उसकी माँ के पास जाएगा और उसको सारी कहानी सुनाएगा। लेकिन कोर्डोबा कम उम्र होने की वजह से हिम्मत हार गया। करीब 30 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, एक सुबह अचानक देखता है जोस कि उसके बदन में हरकत नहीं है। उसको काफ़ी झंझोड़ता है, तमाम आवाज़ देता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि कोर्डोबा की मौत हो चुकी थी। 15-20 दिन तक भूखा और इस तरीके से, जिस तरीके से वो मेंढक और बाकी चीज़ें जोस जिंदा रहने के लिए खा रहा था, वो कोर्डोबा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो प्यास बुझाने के लिए, पेशाब पीने के लिए तैयार नहीं था। इन चीज़ों ने उसे कमज़ोर कर दिया और उसकी मौत हो गई। 4 दिन तक उसकी मौत के बाद जोस सल्वाडोर उसकी लाश से ही बात करता रहता था और उसी नाव में रखकर, क्योंकि आसपास मीलों कोई इंसान उसको दिखाई नहीं देता था और उसे लगता था कि 30 दिन इसके साथ कट गए, कम से कम बातचीत करके, एक दूसरे को दिलासा देकर, हिम्मत देकर, लेकिन अब ये भी साथ छोड़ गया। लेकिन ये चीज़ उसके दिमाग में यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो उसको छोड़कर जा चुका है या मर चुका है। 4 दिन तक वो रात को कि अच्छा तुम ये खा लो, जैसे ज़िंदा है, कुछ नहीं होगा, अभी पहुंच जाएंगे, गले में बस एक बार आंख बंद करके डाल लो इस मेंढक को, पेट भर जाएगा, एक बार और ये पी लो, इससे तुम्हारी एनर्जी बनी रहेगी, अच्छा ठीक है, उठ के थोड़ी देर बाद पी लेना, खा लेना। 4 दिन तक इस तरीके से वो उस लाश से बात करता रहा। 4 दिन के बाद एक दिन अचानक उसे एहसास हुआ कि ये तो मर चुका है और अगर मैं इसी तरह से करता रहा तो मैं भी पागल हो जाऊंगा और मर जाऊंगा। तब फिर वो खूब रोया। रोने के बाद 4 दिन के बाद उस कोर्डोबा की लाश को उसने नाव से समंदर में फेंका और फिर तय किया कि मैं आखिरी दम तक जूझूंगा मंजिल तक पहुंचने के लिए। इसके बाद उसकी ज़िंदगी भी इसी तरह चलती रही। कुछ परिंदे, मेंढक, ये सारी चीज़ें मिल जाती, वो खा लेता, पेशाब पी पी कर जिंदा रहता। धीरे धीरे वो भी निढाल होता गया। लेकिन चूंकि वो मछुआरा था, 15 साल से समंदर में उतरता था, तो उसे मालूम था दिन और रात को कैसे गिनना है। तो वो हर चांद, जब भी वो चांद को देखता तो उसी नाव में कहीं वो एक निशान बनाता और उससे ये अंदाज़ा लगा लेता कि आज मुझे कितने दिन हो गए इस पर। और धीरे धीरे वो दिन बढ़ते जाते, दिन महीने में, महीने महीने बढ़ते जाते और उसकी ज़िंदगी चल रही है, लेकिन कोई मदद नहीं और दूर दूर तक किनारा नहीं। एक रात अचानक, पहली बार वो जब निढाल होकर लेटा हुआ था, तो आसमान में बादलों के गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। उसकी आंख खुली, उसने देखा बिजली कौंध रही है, बादल गरज रहे हैं। उसके चेहरे पे पहली बार उस समंदर में थोड़ी सी खुशी आई। उसे लगा शायद अब मुझे पानी पीने को मिलेगा। जो आइस बॉक्स था जिसमें 90 किलो आइस लेकर वो आया था, जो मछली रखने के लिए उसको फेंक दिया था, उस आइस बॉक्स और उस तरह की जितनी भी चीज़ें थीं उसने आसमान की तरफ उसका मुंह करके रख दिया ताकि जब बारिश हो तो उसका पानी इसमें जमा हो जाए। बारिश हुई, पानी गिरा और वो खुशी से पागल हो गया। अगले कुछ दिनों तक बूंद बूंद के हिसाब से उसने उस बारिश के पानी को संभाल के रखा और पीता रहा और जीता रहा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। बीच में कई बार उसे लगा कि अब नाव से कूद जाना चाहिए, अब हिम्मत जवाब दे गई है, क्योंकि किनारा कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है, कोई जहाज़ दिखता नहीं है,
कोई संपर्क करने का साधन नहीं है, अब कब तक लड़ूंगा। इस दौरान में उसके हाथ से लगभग मांस गायब हो चुके हैं, सिर्फ हड्डियां बची हैं। उसके जो पैर हैं वो सूज चुके हैं, पसलियां बची हुई हैं, बाल दाढ़ी बेतरतीब, मतलब कोई देख ले तो डर जाए। और उसको खुद से ही अब लगने लगा कि शायद अब ज़िंदगी में कभी इंसान किसी का चेहरा नहीं देख पाऊंगा और ये समंदर ही मेरा कब्र बनेगी। तो अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे वक्त बीतने लगा, उसके अंदर ये मायूसी घर करने लगी और उसे लगा कि अब शायद मैं ये लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा। और अब वो निढाल होने लगा। तब उसने फिर एक नई चीज़ की कि नहीं, अचानक आवाज़ आई कि अभी भी लड़ूंगा। फिर उसने लड़ने के लिए 2 चीज़ें अपने दिमाग में सोची। एक कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत रईस आदमी हूँ, और ये जो 23 फुट का नाव है ये मेरा आलीशान बंगला है और ये उसका गार्डन है, और मैं इसमें मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करूँगा। तो वो ये सोचता और फिर हिम्मत जुटाता उन्हीं कमज़ोर कदमों से, उन्हीं कमज़ोर हाथों से, और वो नाव पे वॉक करता। दूसरा ये सोचता, उसने बताया ये चीज़ कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ और मेरे आसपास बहुत खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ हैं और मैं उनको इमेजिन कर रहा हूँ। ये 2 चीज़ें वो सोचता रहा, और इन 2 चीज़ों के सोचते सोचते फिर उसके अंदर एक बार फिर ललक आई कि नहीं, मेरा बॉडी काम कर रहा है, मैं चल सकता हूँ, मैं फिर सकता हूँ, वरना वो निढाल पड़ा रहता था। लेकिन ये भी कब तक। फिर वक्त बीतने लगा, कमज़ोरी अब उसके चारों तरफ थी, शरीर जवाब दे रहा था। ऐसे ही निढाल पड़ा हुआ था। निढाल पड़ा शायद वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद वो बेहोशी में ही था कि अचानक उसे कुछ परिंदों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई थी। उसे लगा कि वो सपना देख रहा है। उसने बड़ी कमज़ोर सी आंखें खोली, देखा आसमान की तरफ, तो उसने देखा पहली बार कुछ परिंदों को आसमान में उड़ते हुए। बीच समंदर में परिंदे नहीं उड़ते, परिंदे वहीं होते जहाँ कहीं किनारा होता है। और वो चूँकि मछुआरा था, जैसे ही उसने परिंदों को देखा उसे लगा कि शायद उसकी ज़िंदगी वापस मिल गई, क्योंकि परिंदों का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं किसी जगह के किनारे पे है। उसके बाद वो बड़ी मुश्किल से उठा, देखा सामने एक दूर एक टापू जैसा जगह है। पहली बार कोई ज़मीन और पहाड़ दिखाई दे रहा था उसे। जितना जोश और जितनी ताकत थी उसने अपने अंदर समेटी और उस टापू की तरफ बढ़ चला उस नाव के साथ। लेकिन फिर किस्मत ने लगता था कि धोखा देना शुरू किया। जैसे जैसे टापू करीब आता गया, नाव का डायरेक्शन अब चेंज होता गया। एक बार फिर समुंदर की लहरें जो है वो जोर मारने लगी। जाना उसको इस तरफ था, लहरें उसको दूसरी तरफ ले जा रही थी। लेकिन किसी तरह ताकत लगाकर वो उस टापू के किनारे तक पहुंचने की कोशिश करता रहा। फिर भी जब टापू और उसके बीच में कुछ दूरी रह गई, तब अचानक उसे लगा कि नहीं, अब इन लहरों से मुकाबला नहीं कर सकते, ये लहरें इस नाव को कहीं और ले जाएंगी और फिर वो शायद इसके बाद वो जिंदा न रह पाए। जब किनारा कुछ ही दूर रह गया, तब उसने एक फैसला किया। उसने कहा कि अब नाव से कूदना ही बेहतर है, वरना ये नाव किनारे तक नहीं लगने देगा ये जो लहरें चल रही हैं। वो कूद गया। कूदने के बाद तैरता है, जितनी जान बची थी सबको एक साथ जोड़कर बड़ी मुश्किल से वो उस टापू के किनारे तक पहुंचता है। पहली बार उसके कदम ज़मीन पर पड़ते हैं। ज़मीन पर कदम पड़ते ही और जब उसे लगता है कि अब वो सेफ है, वो बेहोश हो जाता है। उसकी बेहोशी के बाद थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि जिस जगह पे है, जिस जगह ये आया है, उस जगह का नाम था मार्शल आइलैंड। और ये मार्शल आइलैंड में भी उस पर्टिकुलर जगह का नाम था इबॉन, और ये न्यूजीलैंड के पास था। एमी और रसल, ये 2 पति पत्नी, उनका इस इबॉन टापू पे आते जाते थे और नारियल के पेड़ थे जहाँ से वो नारियल अपना लेकर जाते थे। जब वो पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक शख्स टापू समंदर के किनारे औंधा पड़ा हुआ है, बाल बेतरतीब। उसके करीब जाते हैं, उसको देखते ही समझ जाते हैं कि ये कहीं बहुत दूर से समंदर से तैर कर आया। फिर वो उसको पलटते हैं, चेहरा देख के डर जाते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसी इंसान के ऐसे बाल, ऐसी दाढ़ी, ऐसी वहशत, सारा हुलिया बदल दिया था। और जानते हैं ये हुलिया क्यों बदला था? क्योंकि जिस दिन ये टापू पे उतरा, पूरे 438 दिन के बाद, 14 महीने तक समंदर में रहने के बाद ये किनारे आया था। इन 14 महीनों ने उसके बाल, चाल, दाढ़ी, हुलिया सब कुछ बदल के रख दिया था। वो दोनों एमी और रसल देख कर डर गए थे। उसके हाथ को जब देखा तो उसके हाथ में सिर्फ हड्डियाँ थीं। पैर देखा तो पूरी तरह से एड़ी सूजी हुई थी। थाई देखी तो वहाँ पे मांस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आंखें अंदर धसी हुई थी। वो आंखें खोला तो भी पता नहीं चल रहा था,
लेकिन जब वो दोनों करीब गए और उसके बाद वो होश में आया तो उनको देखते ही वो पागलों की तरह बोलने लगा। जोस सल्वाडोर, उसे अंग्रेज़ी नहीं आती थी, इन दोनों को अंग्रेज़ी आती थी और वो अपनी भाषा में कुछ बोल रहा था और ये दोनों इंग्लिश में बोल रहे थे। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो कहते हैं कि कंटिन्यू कई मिनट तक नॉन स्टॉप बोलता रहा। बाद में फिर उसने बताया कि क्यों बोल रहा था। 14 महीने से उसने, बल्कि 1 महीना तक तो उसका साथी था, 13 महीने से उसने किसी से बात नहीं की थी। 13 महीने तक अकेला तन्हा समंदर में था। इसलिए जब इंसान को देखा तो उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि सामने वाला उसकी भाषा ज़ुबान जानता है कि नहीं, समझ रहा है कि नहीं, लेकिन उसके अपने अंदर से एक वो निकालना था और उसने निकालना शुरू किया और बोलना शुरू किया। बोलने के बाद में फिर खूब हंसने लगा, वो दोनों भी हंसने लगे। फिर उसके बाद पुलिस आती है, पुलिस उसकी हालत देखती है क्योंकि एक दूसरे देश में पहुंचा था। और कमाल ये है कि जहाँ से वो चला था और जहाँ पे ये उतरा, उन दोनों की दूरी जो थी वो थी 6700 मील, यानी कि 8800 किलोमीटर। वो अपने घर से चला था और पहुंचा यहाँ पे 8800 किलोमीटर दूर। 438 दिन लिए, 14 महीने लिए। इसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। ये बात वहाँ पे इस मार्शल आइलैंड में एक अमेरिकन एम्बेसडर थे, उनको पता चली, वो उससे मिलने गए, हालत देखी। फिर उसके ज़रिए फिर कहानी पता चली। जब उसकी कहानी पता चली तो फिर मीडिया को पता चली ये बात। हर एक सुनकर दंग रह गया कि एक शख्स 14 महीने तक, 438 दिन तक समंदर में अकेले बिना खाए पिए हुए कैसे जी सकता है, कैसे बच सकता है। फिर क्या थी, उसकी कहानी हर तरफ फैल गई। इसके बाद उसका इलाज हुआ, उसके बाल दाढ़ी सब ठीक किए गए और जब वो ठीक हो गया तो फिर बड़ी इज्जत के साथ उसको वहाँ से मैक्सिको भेजा गया। करीब 15 महीने के बाद वो अपने घर वापस आता है, अपनी माँ से मिलता है और माँ से मिलने के बाद फ़ौरन वो पहुँचता है कोरबोडो की माँ के पास। उनके पास जाता है और 2 घंटे तक उनकी माँ जो जो पूछती रहती हैं वो पूरी कहानी 1 महीने की वो बताता रहता है। और उसने वादा किया था कि मैं मिलूंगा, वो सारी चीज़ें बताता है। उसकी माँ सुनती रहती है, रोती रहती है। उसके बाद जोस सल्वाडोर फिर वापस अपने घर आता है। कई चैनल पे, कई जगह पे उसकी फिर कहानियाँ आती हैं, उसको बहुत पैसे भी मिलते हैं, बहुत कमाता है। लेकिन डॉक्टरों ने जब उसका इलाज किया तो कहा कि इसके दिमाग में अब समंदर, ये पानी, ये दहशत, ये वहशत, ये हमेशा के लिए घर कर गई है। अब ये इससे कभी उबर नहीं पाएगा। यही वजह है कि कभी, और उससे कहा गया था कि इसको कभी अकेला मत छोड़ना। 13 महीने समंदर में अकेले रहने की एक जो खौफ और दहशत है वो उसके दिमाग में बैठ गया। अगर वो कभी भी अकेला रहेगा तो इसके दिमाग में इसका कुछ भी असर हो सकता है। तो 2014 में जनवरी में ये लौटा। उसके बाद से लेकर आज तक कभी भी जोस सल्वाडोर को अकेला नहीं छोड़ा गया। जब वो सोता है तो लाइट जलाकर सोता है, रोशनी में, अंधेरे से डर जाता है। पानी देखकर अब उसे डर लगता है। उसके बाद से वो समंदर की तरफ गया नहीं है, पर ज़िंदगी उसकी चल रही है। इसकी वजह से थोड़े माली हालात उसके अच्छे हो गए।